नमस्कार, एयर नर्सिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये टॉपिक एयर नर्सिंग क्लासेस का फर्स्ट टॉपिक है और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक बहुत ज़रूरी है। अगर कोई गलती हो जाए तो आप बताइएगा, मैं उसको सुधारने के लिए कोशिश करूँगा। तो आज का एनाटॉमी का हमारा फर्स्ट टॉपिक है द ब्लड। जो भी टॉपिक हम इस चैनल में डिस्कशन करेंगे, वो टॉपिक को डिटेल में डिस्कशन करने के साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, पॉसिबिलिटी है जिस चीज़ का, वो क्वेश्चन को भी हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, द ब्लड। दोस्तों, पहले हम उसके डेफिनेशन को समझेंगे। ब्लड का डेफिनेशन क्या कहता है? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मैं ये क्यों नहीं कह सकता ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू? एक बार सोच के देखिए, क्यों हर बुक में, हर चैनल में, हर जगह क्यों लिखा गया है ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू? क्योंकि फ्लूइड और लिक्विड में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? लिक्विड जो होता है, लिक्विड वो कम्प्लीटली वेपोराइज हो सकता है, जो कि है गैसेस और पानी, वाटर। ठीक है, जो कि वेपोराइज हो सकता है, कम्प्लीटली वेपोराइज हो सकता है। पानी के अलावा आप कोई और चीज़ को गर्म करके देखिए, वो कम्प्लीटली वेपोराइज नहीं होगा, कुछ ना कुछ बच जाएगा। जो भी बर्तन में आप पानी के अलावा कुछ चीज़ को गर्म करेंगे, वो बर्तन में कुछ ना कुछ चीज़ बच जाएगा, कम्प्लीटली वेपोराइज नहीं होगा। लेकिन आप पानी को गर्म करके देखिए, वो कम्प्लीटली वेपोराइज हो जाएगा। आप गैसेस को कहीं पे स्प्रे करके देखिए, वो गैसेस भी बिल्कुल नहीं रहेगा, उसका नामो निशान नहीं रहेगा। तो जो चीज़ कम्प्लीटली वेपोराइज हो सकता है उसको हम लिक्विड कहते हैं, जो कि ब्लड नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ब्लड में बहुत सारा पार्टिकल मिला हुआ है, इसीलिए ब्लड क्या होगा, ब्लड का विस्कोसिटी वाटर से वेरी करता है। ठीक है, उसका विस्कोसिटी वाटर से ज़्यादा है, इसीलिए ब्लड क्या होगा, वो हमारा वेपोराइज नहीं हो सकता ब्लड। इसीलिए कहा गया है ब्लड इज ए लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, क्लियर हो गया ब्लड को क्यों फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है? तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू सर्कुलेटेड कॉन्स्टेंटली अराउंड द बॉडी। कैसे सर्कुलेट होता है ब्लड, जो कि एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, वो कैसे सर्कुलेट होता है? अपने मन से सर्कुलेट नहीं होता। इट इज़ सर्कुलेटेड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है, उसके वजह से वो ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट होता है। जैसे हम लोगों का मोटर रहता है, वाटर मोटर, अगर मोटर चलाएंगे नहीं तो वो जो मोटर में पाइप कनेक्शन होगा उसमें पानी दौड़ेगा नहीं। ठीक है, उसी तरीके से हार्ट का बीटिंग नहीं होगा, हार्ट बीट नहीं करेगा, तो ब्लड क्या होगा, पंप नहीं होगा और ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेटेड नहीं होगा। क्लियर हो गया? दूसरा चीज़ लिखा गया है कनेक्टिव टिश्यू। क्यों कनेक्टिव टिश्यू? किसको कनेक्ट करता है? मुंबई को दिल्ली से, दिल्ली को महाराष्ट्र से, ऐसे कनेक्ट करता है क्या? नहीं, ये जो कनेक्ट करता है, आप कहीं पे भी शरीर पे किसी भी जगह से आप एक खरोंच लगा लीजिए, एक कट लगा लीजिए, कहीं पे भी लगा दीजिएगा, खून निकलेगा और कलर एक ही होगा। ऐसा नहीं होता है कि राइट हैंड्स में कट लगेगा तो हरा खून निकलेगा और लेफ्ट हैंड के में कट लगेगा तो येलो खून निकलेगा। ऐसा नहीं होता, खून लाल ही निकलता है। क्यों? क्योंकि इंटरनल बॉडी में वो हर पार्ट्स को कनेक्ट करता है, हर सेल को, हर टिश्यू को, हर ऑर्गन को कनेक्ट करता है। कौन कनेक्ट करता है? ब्लड कनेक्ट करता है। इसीलिए बोला गया है ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? तो ब्लड का डेफिनेशन क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे उसका वॉल्यूम का। अगर एक हट्टा कट्टा नौजवान की बात करेंगे हम, जिसको हम अडल्ट मेल बोलते हैं अंग्रेजी में। ओके, एक अडल्ट मेल में जो नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम होता है वो 80 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होता है, और जो फीमेल में होता है अडल्ट फीमेल, वो 70 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अवेलेबल होता है। क्लियर हो गया डेफिनेशन पार्ट? नेक्स्ट देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा फंक्शन ऑफ ब्लड। क्या ये ब्लड साहब ऑल ओवर बॉडी में सिर्फ सर्कुलेट होते रहते हैं क्या? नहीं, सर्कुलेट नहीं होते, ये कुछ काम भी कर लेते हैं। हम जैसे रोटी खाते हैं, रोटी खाने के लिए कुछ काम करना पड़ता है हमको, वो ब्लड भी कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। क्या काम करता है ना? ऑल ओवर बॉडी में जो हमारा नीड है, बॉडी टिश्यू का, सेल का, ऑर्गन्स का, जो भी नीड है, वो नीड को वो अवेलेबल करवाता है। ठीक है, तो क्या क्या नीड होते हैं? जूते, छत्ते, चप्पल, जीन्स, ये सब नहीं। नीड होता है गैसेस का, नीड होता है न्यूट्रिएंट्स का, नीड होता है हार्मोन्स का, हीट रेगुलेशन का नीड होता है। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर का नीड होता है, इम्यूनिटी सेल का नीड होता है। ये नीड को अवेलेबल कौन करवाता है? ब्लड अवेलेबल करवाता है।
उसके साथ साथ क्या करता है, वेस्ट मटेरियल, क्या वेस्ट मटेरियल सप्लाई करता है क्या, नहीं, वेस्ट मटेरियल बॉडी सेल टिश्यू ऑर्गन से निकाल के लेके आता है क्या करने के लिए, एक्सक्रीट आउट करने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो ठीक है, तो मेन फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, ब्लड मेनली सर्कुलेटेड टू अवेल द नीड ऑफ सेल टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर द डिफरेंट लोकेशन इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर में जो भी हमारा सेल टिश्यूज ऑर्गन्स हैं उनका जो भी नीड है वो नीड को कौन सप्लाई करता है, ब्लड सप्लाई करता है। क्या क्या नीड हो सकते हैं ना, गैस का ट्रांसपोर्टेशन का नीड हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, हीट, प्रोटेक्टिव सेल्स जो कि हम इम्यून सेल भी कहते हैं, ओके। उसके साथ साथ क्लॉटिंग फैक्टर, नहीं तो कहीं पे चोट लग जाएगा, सारा खून निकल जाएगा और क्या कंडीशन आएगा, एनीमिया, ओके। तो क्लॉटिंग फैक्टर का नीड होता है, उसको सप्लाई करता है। उसके साथ साथ क्या होता है, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल्स है, बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है उसको वो बाहर निकालता है, कहाँ तक पहुँचाता है, किडनी तक पहुँचाता है, ठीक है, कहाँ तक, किडनी तक, ओके। तो ब्लड का कंपोजिशन क्या है, जैसे कि मैंने बताया ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो उसमें सिर्फ क्या है, कोई पानी टाइप का चीज़ है क्या, नहीं, ब्लड में क्या क्या रहता है, मेनली रहता है प्लाज्मा एंड सेलुलर कंटेंट, ओके। तो प्लाज्मा का क्वांटिटी क्या है, 55%, ओके, आउट ऑफ 100% प्लाज्मा कंटेंट 55%, ठीक है, और सेलुलर कंटेंट कितना रहता है, 45%, ओके। तो ब्लड की अगर कंपोजिशन की बात हम करें तो ब्लड दो चीज़ों से मेनली बनाया हुआ होता है, एक है प्लाज्मा एंड दूसरा है सेलुलर कंटेंट। तो प्लाज्मा का परसेंटेज क्या है, 55% एंड द सेलुलर कंटेंट इज 45%, क्लियर। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द प्लाज्मा जो कि हमारा ब्लड का 55% है, ओके। यही 55% में सबसे ज़्यादा क्या मिलाया हुआ होता है, वाटर। वाटर का क्वांटिटी कितना है, 92%, ओके। उसके साथ साथ और क्या चीज़ मिला हुआ होता है, प्लाज्मा प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, हॉर्मोन्स एंड वेरियस ऑफ गैसेस, ओके। जो प्लाज्मा 55% रहता है ब्लड में और 45% रहता है हमारा सेलुलर कंटेंट, वही 55% प्लाज्मा में 92% तक वाटर रहता है, और उसके साथ साथ बाकी जो 8% है उसमें क्या रहता है, प्लाज्मा प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स एंड गैसेस, ये सारा चीज़ मिलके बनता है क्या, प्लाज्मा। तो दोस्तों प्लाज्मा का जो कंपोजिशन है हम लोग डिस्कशन किए कि 55% जो प्लाज्मा प्रेजेंट है ब्लड में, उसमें से वो 55% वॉल्यूम में 92% तक क्या है, वाटर है। बाकी जो 8% बच गया वो 8% में क्या मिलाया हुआ होता है, हमारा प्लाज्मा प्रोटीन, गैसेस, हॉर्मोन्स, ये सब चीज़ मिलाया हुआ होता है। तो फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। प्लाज्मा प्रोटीन वो 8% में कितना परसेंट कवर करता है, 7%, ओके। तो मेनली 3 टाइप का प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। फर्स्ट है हमारा एल्बुमिन, सेकंड है ग्लोबुलिन एंड थर्ड वन इज फिब्रिनोजेन, ठीक है। 1 बाय 1 हम उसको डिस्कशन करेंगे, ओके। सो दोस्तों एल्बुमिन रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एल्बुमिन जो है वो किस टाइप का पार्टिकल है, वो है एक प्रोटीन, ठीक है, 1 टाइप ऑफ प्रोटीन। ये हमारा किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, एल्बुमिन प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर, मेनली लीवर में ये प्रोड्यूस होता है एल्बुमिन, ओके। एल्बुमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम ऑन्कोटिक प्रेशर बोलते हैं, ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, ओके। उसके साथ साथ क्या करता है, फैटी एसिड का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। हम जब पढ़ेंगे वाइटामिन्स में आपको मैं समझाऊंगा कि हमारे जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं वो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, अपने रिसेप्टर तक पहुंचने के लिए एक वाहन का नीड करते हैं, एक वाहन का ज़रूरत है उनको। वो वाहन का काम कौन करता है, ये एल्बुमिन करता है, ठीक है। मेरा हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत है तो आप लोग ये लैंग्वेज में थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, फिर भी मैं उसको सुधारने के लिए कोशिश करूँगा, ओके। तो जो एल्बुमिन है, एल्बुमिन इज 1 टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन which is needs a carrier to arrive to its receptor,
ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो है अपने रिसेप्टर तक पहुंचने के लिए एक कैरियर का नीड करता है, एक कैरियर का आवश्यकता है उसको, ठीक है। वो कैरियर का रोल कौन प्ले करता है? ये एल्बुमिन प्ले करता है। क्या करता है? ये फैटी एसिड को अपने टारगेट तक पहुंचाता है, ठीक है। देन आ गया हमारा ग्लोबुलिन। एल्बुमिन के बाद आता है ग्लोबुलिन जो कि 38% है, ओके। ग्लोबुलिन्स आर द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय द लिम्फोसाइट। वन बाय वन हर चीज़ हम डिस्कशन करेंगे। लिम्फोसाइट, ओके। तो एल्बुमिन रिलेटेड हम लोग क्या क्वेश्चन डिस्कशन किए कि ऑन्कोटिक प्रेशर बॉडी का कौन मेंटेन करता है? एल्बुमिन। ऑन्कोटिक प्रेशर मतलब बॉडी का स्वेलिंग और एडिमा फॉर्मेशन से प्रिवेंट करता है कौन? एल्बुमिन। अगर एल्बुमिन का डिफिशियंसी हो जाए तो बॉडी में क्या देखने के लिए मिलेगा? एडिमा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देन ग्लोबुलिन क्या है? ग्लोबुलिन 38% प्रेजेंट रहता है और ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? बाय द लिम्फोसाइट, ठीक है। उसके साथ साथ ये क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ करता है। एनगल्फ मीन्स निगल जाना, ठीक है। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये उसको क्या हो गया? क्या कर दिया? निगल गया, ठीक है। कंप्लीटली निगल जाना उसको क्या बोलते हैं? एनगल्फमेंट बोलते हैं। तो ये एनगल्फ का एक्शन कौन परफॉर्म करता है? ग्लोबुलिन परफॉर्म करता है, ठीक है। एनगल्फ करने के बाद क्या फ़ायदा होता है ग्लोबुलिन को? ये फ़ायदा होता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी नुकसान पहुंचाने वाला होता है बॉडी को, वो उसका एक्शन न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्लियर? उसके साथ साथ ग्लोबुलिन क्या करता है? कुछ हार्मोन्स और मिनरल्स को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो ग्लोबुलिन है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन। वन इज अल्फा, सेकंड वन इज बीटा एंड द थर्ड वन इज गामा। अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन, ओके। ये जो गामा ग्लोबुलिन है हम उसको क्या बोलते हैं? ये जो गामा ग्लोबुलिन है हम उसको क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, ठीक है। हम जो बोलते हैं IgG, IgA, ओके, ये सब जो बोलते हैं वो क्या है? वो गामा ग्लोबुलिन है। वो किसका पार्ट है? ये ग्लोबुलिन का पार्ट है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं फिब्रिनोजेन। ओनली 4% प्रेजेंट रहता है जो कि ब्लड का क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा इनऑर्गेनिक सॉल्ट। प्लाज्मा कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट सच एज सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, फॉस्फेट एटसेट्रा। आपको समझ में आ गया होगा। ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है और इलेक्ट्रोलाइट्स है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है, वो क्या क्या है? सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, फॉस्फेट एटसेट्रा। ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट क्या करते हैं? इनका काम क्या है? ये हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ओके। न्यूरो इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं और क्या करते हैं? बॉडी का एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं, ओके। देन आता है हमारा न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या करता है? प्लाज्मा कंपोज्ड ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर द सेलुलर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता क्यों है बॉडी को? ये हमारा सेलुलर ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ओके। उसके साथ साथ प्लाज्मा क्या करता है? कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। एक्सक्रीट आउट करने में भी हेल्प करता है, सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। ये सब वेस्ट प्रोडक्ट को वो बाहर निकालने में मदद करता है। इन सबको वो कहाँ तक पहुँचाता है? अपनी शमशान तक, जो है किडनी, ओके। अगर किडनी तक पहुँचा दिया जाए तो वो थ्रू यूरिन और स्टूल क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे बॉडी के, ठीक है। उसके साथ साथ ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को, हमारा जो सेल टिश्यू का मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ तक पहुँचाता है? वो लंग्स तक पहुँचाता है, ताकि हम क्या कर सके? वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सके लंग्स, ठीक है। उसके साथ साथ क्या करता है? हॉर्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स सिंथेसाइज बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, जब एंडोक्राइन ग्लैंड डिस्कशन करेंगे उसमें हम देखेंगे हॉर्मोन्स क्या है, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा क्या करता है? हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। जहाँ से ये सिंथेसाइज होता है वहाँ से लेके इसका जो टारगेट टिश्यू और ऑर्गन्स तक ये हार्मोन्स को पहुँचाता है, ठीक है। गैसेस का भी ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम लोग डिस्कशन किए कि सेल टिश्यू मेटाबॉलिज्म से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जनरेशन होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को वो लंग्स तक लेके पहुंचाता है, ताकि लंग्स उसको एक्सक्रीट आउट कर सके, ओके। उसके साथ साथ क्या करता है? ये लंग्स से ऑक्सीजन लेके सेल और टिश्यू तक पहुंचाता है। अच्छा,
मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि बॉडी का जितना भी ऑक्सीजन का नीड है, ओनली 2% ऑक्सीजन प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। कितना परसेंट? ओनली 2%। बाकी 98% हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर ट्रांसपोर्ट होता है। और ये 98% ऑक्सीजन को जो हीमोग्लोबिन कैरी करके चलता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ऑक्सीजन को कैरी करने वाला हीमोग्लोबिन का नाम क्या है? वो भाई साहब का नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर हो गया? तो वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को जो वो ट्रांसपोर्ट करके लेके आता है हमारा लंग्स तक, वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है बॉडी के अंदर, वो सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को लेके नहीं आ पाता है। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके आ जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा ऑल अबाउट द ब्लड। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द सेलुलर कंटेंट, जो कि बहुत ही वास्ट है और आपको एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा उसमें से। ओके, सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर से मैं वही बात दोहराता हूँ, आप ज़रूर मेरे को फीडबैक दीजिएगा कैसे लगा और कहाँ पे सुधारने की ज़रूरत है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगा और एक नया और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ, टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।